सर जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे किसी का मर्डर करना है, हाँ। तो मैं कह रहा हूँ कि सर आप इस पर नज़र रखो और मुझे बताओ कि इसका क्या है, कहाँ है इसके साथ, तो क्या आप उस केस को ले लेंगे? कि कितना कमीना आदमी है और मतलब कितना घटिया आदमी है, लोगों को फॉलो कर रहा है। ऐसे ही एक केस में एक लड़का और लड़की घर से चले गए। हमने लड़के लड़की को ढूंढ लिया कि कहाँ पे है। फादर के मुंह से निकल गया कि लड़की जैसी मिलेगी। पायलट था किसी एयरलाइंस में, तो एयर होस्टेस के साथ उसका अफेयर हो गया। अब एयर होस्टेस कुछ समय बाद कहने लगी शादी कर लो। अब वो शादी कर नहीं रहा, तो उसने लड़की ने उसके ऊपर 376 यानी कि रेप का केस डाल दिया। जैसे कि कोई सीखना चाहता है, किसी को लगता है कि मैं सोच रहा हूँ कि यार चलो मैं बन जाता हूँ। हर आदमी जो पैदा होता है वो जासूसी। अब आपने उसको किसी काम पे भेज दिया कि तू यहाँ जाके उस इंसान को पीछा करना है। सोचो उसको पैसे की वैल्यू ज़्यादा, उसको लगा यार सर तो मुझे महीने की इतने तनख्वाह देंगे, मैं सामने वाले से मिल जाता हूँ। ज्ञानी करे पकती उसमें भी भाई लॉजिक है। अल्हड़ ज्ञानी करे पकती उसमें भी भाई लॉजिक है। जब मैं छोटा था मुझे सबसे एक्साइटेड एक जॉब लगती थी, जासूस, डिटेक्टिव। लगता था यार कितना एक्साइटेड होता होगा कि आपको छुपके से अपनी पहचान छुपा करके और कुछ केस सोल्व करना है। मैं खुद तो बन नहीं पाया, लेकिन आज मेरे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने हज़ारों घर टूटने से बचाए और कुछ घर को तोड़वाया भी, क्योंकि उनकी सच्चाई वो सामने लेकर आए हैं। आज हमारे साथ है राहुल सर, जो अपनी खुद की एक कंपनी चलाते हैं, जो रिसर्च करती हैं, केसेस सोल्व करती हैं, डिटेक्टिव। सर थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। थैंक यू जी। तो सर आपको क्यों लगा कि आपको ये जासूस बनना चाहिए, डिटेक्टिव बनना चाहिए? तो आपने जो परिचय दिया जासूसों का वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग था। सभी ये सोचते हैं कि ऐसा कुछ बनना चाहिए, लेकिन सभी बन नहीं पाते। लेकिन करियर की दौड़ पे आज से 25-30 साल पहले जब मैं इस फील्ड में आया, तो मैं जितने भी पेरेंट्स को देखता था और बच्चों को देखता था, तो बच्चों से पेरेंट्स पूछते थे या उनके घर पे कोई आता था तो पूछते थे कि बेटा बड़ा होके क्या बनेगा, क्या बनना चाहते हो। तो हर बंदा अपना कोई ड्रीम बताता था जी। कि मैं पुलिस में जाना चाहता हूँ, मैं लॉयर बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, या मैं पायलट बनना चाहता हूँ, या मैं कोई जासूस बनना चाहता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि लोगों के मन में ये था कि भाई उनको जासूस बनना है, बट ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे लोग कि उनको जासूस बनना है। बिकॉज़ जासूसी की कोई इंडिया में ट्रेनिंग नहीं होती, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई ऐसा माध्यम नहीं है जिसके थ्रू जासूस बना जाए। ये आपके पॉडकास्ट सुनने वाले जो ऑडियंस है, अगर उनके पेरेंट्स भी सुन रहे होंगे, तो मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि जासूसी एक ऐसा पेशा है जो आप गुमनामी के अंधेरे में रह के आप अपने देश की, अपने समाज की सेवा कर सकते हो और आपके आसपास के जो लोग हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकते हो अपनी इंटेलिजेंस से, अपने ब्रेन से, अपनी नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से। तो जासूस बनना अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है और एक बहुत अच्छा कैरियर है। सर आपने कहा रिस्क फैक्टर की आपने बात की, जी। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब वाकई में आपको लगा हो कि यार फंस गए या बहुत रिस्क वाली सिचुएशन आपके साथ हो गई हो? तो जनरली क्या होता है कि जब हम कोई केस पिक करते हैं, क्लाइंट से डिस्कस करते हैं केसेस को, तो हम एनालाइज़ करते हैं कि हमें क्या-क्या करना है। हम होमवर्क करते हैं प्रॉपर, और होमवर्क ऐसा नहीं कि भई केस आया और तुरंत निकल पड़े और ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया, ऐसा कभी नहीं होता। ये टीम वर्क है। मेरी मेरी लाइफ़ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई केस को लेकर के कोई परेशानी हुई हो। लेकिन हाँ, एक बार ऐसे हुआ कि एक हस्बैंड हमारे पास आए और उनको अपनी वाइफ़ पे डाउट था। तो उन्होंने कहा कि मेरे को मेरी वाइफ़ छोड़ के चली गई है मुझे, और मैं उनकी इंक्वायरी कराना चाहता हूँ। वो ऑस्ट्रेलिया से थे। तो हमने कहा ठीक है, हम पता कर लेते हैं। हमने पता किया, कुछ दिन वाइफ़ को फ़ॉलो किया, उसकी एक्टिविटी पे नज़र रखी। वो बड़ी शरीफ़ औरत थी, सीधा जाती थी, सीधा आती थी, अपना घर के काम करती थी, ऑफ़िस जाती थी।
कोई ऐसा 1 हफ्ते 10 दिन में हमें लगा नहीं कि कोई उसका कोई अफेयर हो सकता है या कुछ है। फिर हमने आसपास से इंक्वायरी भी की, कोई लड़का मिलने आता है या ये किसी के साथ जाती गाड़ी में बैठ के या कुछ है। तो चारों तरफ जब हमने इंक्वायरी कर ली तो हम मतलब सेटिस्फाई हो गए कि इनका कोई अफेयर ऐसा है नहीं है। तो हमने रिपोर्ट बनाई, फाइनल क्लाइंट को दे दी। तो क्लाइंट को अभी रिपोर्ट हमने दी थी, तो तीसरे चौथे दिन वाइफ का फ़ोन आ गया हमारे पास और वो अपने पति की इंक्वायरी कराना चाहती थी। वो सेम पति की जो हमारा क्लाइंट था। तो अब हमारा जो एथिक्स कहते हैं वो ये कहते हैं कि हम अगर क्लाइंट से कोई काम ले लिया, हम उसकी जासूसी कैसे करेंगे? मतलब ये तो बड़ा अनफेयर हो जाएगा ना, क्योंकि लेट्स सपोज आप एज अ क्लाइंट मेरे पास आई हो, तो आप अपनी 50 बातें हो सकता है मेरे साथ शेयर की हो, ठीक है ना। तो अगर आपकी मैं फिर जासूसी करूँगा तो फिर रह क्या जाएगा, मतलब है ना। तो वो मतलब लॉजिक नहीं बनता। तो हमने फिर ऐसा किया कि भाई कंसल्टेशन बुक की लेडी के साथ, और उसके साथ बैठ कर के 1.5-2 घंटे हमने बातचीत की कि क्या मुद्दा है क्या नहीं है। और उसमें हमें पता चला कि ये जो केस है ये कुछ गलतफहमी से स्टार्ट हुआ है। तो घर में उनकी एक बाई थी, बाई ने हस्बैंड को कह दिया कि भाई, जो हस्बैंड ने पहले बताया था, क्योंकि हमें पता था कि हस्बैंड ने क्या वर्जन बताया, और अब वाइफ एक वर्जन बता रही है, ठीक है। तो वाइफ को बाई ने कह दिया कि मैंने ना सफाई के दौरान एक कॉन्डम का पैकेट देखा था मतलब भैया के बेडरूम में। तो वाइफ उन दिनों अपने मायके गई हुई थी। तो अब वाइफ को डाउट हो गया कि भाई वो तो यूज़ नहीं करती होंगी, तो फिर कौन करता, किसके लिए था वो पैकेट। तो इसलिए वो डाउट हुआ और उन्होंने हस्बैंड से पूछताछ शुरू कर दी। डायरेक्ट बोला नहीं कि बाई ने बोला, क्योंकि नहीं बात उस पर आ जाती। अब हस्बैंड चिढ़ गया कि भाई तुम, क्योंकि बात ऐसी थी नहीं कोई, तो वो चिढ़ गया। और ये वर्जन मुझे हस्बैंड ने पहले बता दिया था। अब वाइफ अपना वर्जन बता रही थी कि उसके, तो मुझे उसकी बात सुन के ये समझ आ गया कि प्रॉब्लम दोनों में है नहीं कुछ, एक बाई की वजह से ये प्रॉब्लम दोनों में क्रिएट हो गई है, ठीक है। अब ये दोनों खुल के आपस में बात नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। सही बात। तो मैंने कहा यार देखो, मैं इन्वेस्टिगेशन तो नहीं करूँगा इसकी, बट अब अगर मैं कुछ करूँगा नहीं, ये किसी और के पास जाएगी, किसी और से इंक्वायरी कराएगी, इसके पैसे ख़राब होंगे, ठीक है, और रिश्ता फिर भी बनेगा नहीं इनका। तो मुझे इंसानियत के नाते और अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करते, क्योंकि क्लाइंट से मुझे ये जान लिया था मैंने कि वो उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन वो श्योर होना चाहता है कि मेरी वाइफ का कोई कसूर तो नहीं है, कहीं वो उसका अफेयर तो नहीं है, कुछ तो नहीं है। तो वो रहना चाहता है, वो प्यार भी करता है उससे, वो मिस भी करता है, इवन मेरे सामने रो भी पड़ा था वो। तो मैंने कहा यार कुछ ना कुछ करते हैं। तो मैंने कहा कि मैं आपके घर में कौन कौन है? उसने कहा मेरी मदर है। तो मैं कहा मैं आपकी मदर से पहले मिलना चाहूँगा। तो कहती ठीक है, कहती हूँ लेकिन वो यहाँ नहीं आ सकती। मैं कहा कोई नहीं, मैं आपके घर आऊँगा। कहती ठीक है। तो हमने टाइम डिसाइड किया, मैं उसके घर गया, उसकी मदर से मैंने खुल के बात की, लेकिन उनको बताया नहीं कि भाई हमने कोई इंक्वायरी की या कुछ है। तो मैंने उनकी मदर को बोला कि माँ जी, ये केस जो है ना इन्वेस्टिगेशन का है नहीं है, ये क्या है कि इन दोनों के अंदर कम्युनिकेशन गैप हो गया है, ये आपस में इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है इस मुद्दे को लेकर के। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है ईगो प्रॉब्लम है। कहती कैसी ईगो प्रॉब्लम? मैंने कहा भी मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने आपकी बेटी की बातों से जाना, कि इनका पति इनसे बहुत प्यार करता है, जो कि मुझे पहले पता था। और मैंने बोला कि इनकी बातों से मुझे पता है कि ये भी करती हैं, ये भी साथ जाना चाहती हैं। अब ईगो ये है कि कौन पहल करे, क्योंकि कई दिन हो गए अलग रहते को, तो पहल कौन करे कि भाई कौन कॉल करेगा, कौन लेने आएगा, कौन खुद जाएगा। अगर ये खुद जाती है तो इनकी इंसल्ट होती है कि देखो आ गई है वापस, ठीक है। अगर वो कॉल करता है तो वो कहेगा मैंने ही तो भगाया था और मैं ही वापस लेने आ रहा हूँ। तो बात यहाँ पे ख़राब हो जाती है। तो उनकी मदर कहती फिर बेटा क्या करें अब? मैंने कहा जी आप पहल करो, आप बड़े हो, आप अपने दामाद को घर पे बुलाओ, थोड़ा अच्छे से बातचीत करो प्यार मोहब्बत से, और उनको बैठाओ, समझाओ, इन दोनों को समझाओ, थोड़ा डांटो दोनों को, और आपस में सुलह कराओ इनकी। मैंने कहा आप तो कर सकते हो।
कहती बेटा वो पता नहीं उसके अंदर कोई गलती। मैंने कहा देखो जितना मैं समझता हूँ रिश्तों को और मेरा एक्सपीरियंस है, और मुझे तो पता था, लेकिन मैं ऐसे बात बना रहा था कि मैंने कहा मुझे लग नहीं रहा कि हस्बैंड में प्रॉब्लम है। आप मेरी एक बार बात मान के देखो, आप इनके पति को फ़ोन लगाओ, उनको कहो बेटा मैं मिलना चाहती हूँ, शाम को डिनर करते हैं, घर पे आ जा। और इधर अपनी बेटी को बोलना कि भाई अपना तैयार रहे बातचीत करने को, और बातचीत करें। मैंने बेटी को भी बोला, मैंने कहा आप भी, आपकी ईगो भी हर्ट नहीं होगी कि आप चले गए या आपने कॉल किया। आपकी मदर बुला रही हैं, उनको आने दो, बैठ के डिस्कस करो। मैंने कहा अगर फिर भी आपको इंक्वायरी की ज़रूरत पड़ी, मैं हुई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है करने में, लेकिन यहाँ अभी मुझे ऐसा लगता है कि आपको इंक्वायरी की, इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है, तो मैं जनरली ऐसा कर लेता हूँ। तो वो बैठे होंगे, बाद में तीसरे चौथे दिन उनका फ़ोन आया लड़की का कि सर मैं अपने घर वापस आ गई हूँ, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छी सलाह दी, मेरी मम्मी को समझाया आपने, और हमारे बीच गलतफहमी अब दूर हो गई, अब मैं साथ हूँ। तो कई बारी मतलब रिस्क नहीं कह सकते, हाँ। कई बारी इस तरीके की थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली चीज़ें आ जाती हैं। मेरी लाइफ में ऐसा एक ही बार हुआ कि हस्बैंड भी मेरे पास आया, वाइफ भी मेरे पास आई, जनरली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो बट एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, और अच्छा मैंने कोशिश की कि चलो मैं गाइड करूं, जो मेरी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से। तो सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा किस फील्ड से रिलेटेड आपके पास केसेस आते हैं? मतलब ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि यही लड़ाई 60% जो केसेस आते हैं पर्सनल, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और एक कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में यही होते हैं, शादी से पहले की इंक्वायरी, शादी के बाद की इंक्वायरी, लव अफेयर चल रहा है किसी का, पेरेंट्स शादी नहीं करना चाहते वहाँ पे, तो लड़की या लड़की शादी करना चाहते हैं, तो वहाँ पे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं। या कई बार इस तरीके के मतलब केसेस आते हैं कि भाई घर में थेफ्ट हो गया, चोरी हो गई, कोई मेड ने कुछ चुरा लिया या कुछ कर लिया, तो ये पर्सनल केसेस में आ जाते हैं। या घर से लड़का लड़की चले गए हैं, अब उनको ढूंढना है, पेरेंट्स को पता नहीं है, या लड़की घर से बाहर रह रही है, जैसे आजकल वेस्टर्न कल्चर आ गया हमारे यहाँ पे कि अपना पेरेंट्स दिल्ली में रहते हैं, लड़की नोएडा में जॉब करती है, तो नोएडा में किसी पीजी में रहेगी, ठीक है ना। अब पीजी में रह रही है या किसी लड़के के साथ लिव इन में रह रही है, पता नहीं है पेरेंट्स को वो अपना एड्रेस नहीं देती है, तो पेरेंट्स बेचारे आते हैं कि भाई हमारी लड़की ठीक है या नहीं है, उसका पता करके दो कि कहाँ पे रह रही है, क्या कर रही है, वो सही भी है या नहीं है, मतलब खुश है नहीं है खुश है। तो इस तरीके के केसेस पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में आते हैं। कॉर्पोरेट में भी काफ़ी सारे केसेस आते हैं, ड्यू डिलिजेंस के केसेस होते हैं, अंडर कवर ऑपरेशंस होते हैं, प्री एम्प्लॉयमेंट चेक होता है, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट चेक होता है, डेटा चोरी के केसेस होते हैं, इस तरीके के तमाम केसेस होते हैं, और फ्रॉड के बहुत केसेस होते हैं, लेबर कोड केसेस होते हैं। तो इस तरीके के केसेस जो है वो कॉर्पोरेट्स में आते हैं। तो हमारे पास 40% कॉर्पोरेट केसेस आते हैं, 60% के करीब हमारे पास पर्सनल केसेस आते हैं। उसमें शादी से पहले और शादी के बाद के दोनों तरीके के केसेस होते हैं बेसिकली। ठीक है सर, अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो क्या प्रोसीजर होता है? सबसे पहले क्या प्रोसीजर है? वो हमारे 2 नंबर दिए हुए हैं वेबसाइट पे भी और हर जगह पे भी, और अगर कहीं पे भी वो नेट पे ढूंढते हैं तो हमारी सेल्स टीम से वो बात करते हैं। सेल्स टीम उनका केस सुनती है। सुनने के बाद वो, अगर उनको लगता है कि केस मतलब क्लियर कट है कि इन्वेस्टिगेशन इसमें ज़रूरी है, तो वो बता देते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं और कितना खर्चा आएगा, कितना टर्न अराउंड टाइम होगा, कितना समय लगेगा, मतलब वो बता देते हैं। उस तरीके से क्लाइंट का मन करता है तो वो केस बुक कर लेता है। और अदरवाइज़ अगर लगता है कि कोई एडवाइस का है केस, पहले एडवाइस की ज़रूरत है, या क्लाइंट बोलता है कि मुझे राहुल राय गुप्ता से ही बात करनी है क्योंकि मैंने उनका पॉडकास्ट देखा, मैंने उनके वीडियोस देखे यूट्यूब पे, तो उनसे बात करनी है, तो फिर एक कंसल्टेशन बुक होती है, उसका लिंक भेजा जाता है, लिंक पे क्लिक करके वो कंसल्टेशन बुक कर लेते हैं। कंसल्टेशन बुक करके फिर मेरे पास जो मेरी अपनी पर्सनल टीम है, तो वो कनेक्ट करती है, जो भी टाइम उनको दिया है तो मैं उनसे बात करता हूँ उस समय। और बात करके, जैसे मैंने अभी बताया, मैं देखता हूँ कि ये इन्वेस्टिगेशन के काबिल केस है या नहीं है। सर ये कैसे डिसाइड होता है? सिंपल सी बात है, जब हम केस सुनते हैं, लेट्स सपोज एक हस्बैंड वाइफ का केस अभी अलग हो गए, वो सेपरेट हो गए किसी भी वजह से,
उनके बीच में कोई गलतफहमी है या उन्होंने कुछ देख लिया, वो अलग हो गए। अब हस्बैंड हमारे पास आएगा, जी मेरे को डिवोर्स लेना है इससे और मेरे को कोर्ट में केस करना है, तो मुझे प्रूफ चाहिए, ठीक है। तो अब कोर्ट का प्रोसीजर हमें पता है कि पहले वो डिवोर्स का केस डालेगा, फिर लड़की वाले उसके ऊपर कोई ना कोई 1-2 केस डालेंगे, मेंटेनेंस का डालेंगे, एलिमनी का डालेंगे, डॉरी का डालेंगे, मारपीट का मतलब डोमेस्टिक वायलेंस का डालेंगे, 3-4 केस ऐसे डाल देंगे उसके ऊपर। तो वो केसेस चलेंगे, डिवोर्स का केस भी साथ के साथ चलता रहेगा। तो जो एविडेंस की बात आएगी वो 2-3 साल उसको लग जाएंगे, ठीक है। तो आज अगर हमने उनको कोई एविडेंस दे दिया, वो उनके बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगा, क्योंकि उनके पास उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए तो ठीक है कि दे दिया, हाँ। लेकिन कोर्ट में वो पेश नहीं कर सकता वो एविडेंस, क्योंकि कोर्ट में जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से ही पेश कर पाएगा, बिल्कुल, ठीक है। तो कोर्ट में मान लो वो 3 साल बाद वो एविडेंस पेश करता है, तो वो 3 साल पुराना हो गया। तो 3 साल जब पुराना हो गया तो वो आज ले लिया उन्होंने, पैसे भी खर्च कर लिए। अब लेट्स सपोज किसी एक कोई मिडिल क्लास पर्सन है, उसका बजट ही इतना है कि भाई लाख रुपया करना है खर्च या 2 लाख रुपए इन्वेस्टिगेशन पे खर्च करना है, वो मेरे को दे के चला गया पैसे, उसको पता नहीं है, वो तो शौक में चला गया कि भाई मेरे को तो अब प्रूफ मिल गए हैं। और 3 साल बाद उनका लॉयर कहेगा जी ये तो पुराने एविडेंस है, ये तो 3 साल पुराने, इनका क्या करें, आज का बताओ, आज क्या चल रहा है, करेक्ट, ठीक है। तो हम क्लाइंट को समझाते हैं कि भाई अगर आपके पास पैसा है तो अब का भी प्रूफ ले लो, 3 साल बाद भी आपको आना पड़ेगा, तब का भी प्रूफ चाहिए होगा, तो आपके पास प्रीवियस प्रूफ भी होगा और करंट प्रूफ भी होगा, तो काम कर जाएगा। लेकिन आपके पास बजट लिमिटेड है, तो फिर अभी मत कराओ आप। अब जब एविडेंस पे आपका आए, या मेरी लॉयर से बात करा दो, लॉयर कब केस फाइल करने वाला है, कब उसको प्रूफ लगाने। कई केसेस में ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में ही प्रूफ लगाने पड़ते हैं, जैसे स्टार्टिंग में ही अगर उसको डिवोर्स चाहिए और वो ग्राउंड ये बना रहा है कि लड़की का जो है कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और उसने अडल्ट्री का केस लगाना है, उसके ऊपर अडल्ट्री के बेस पे डिवोर्स का केस फाइल करना है, तो उसको हो सकता है कि वकील बोले कि भाई तुरंत अभी एविडेंस ले आओ कि अभी एडल्ट्री का जब हम लिख रहे हैं उसमें तो हमें एविडेंस भी चाहिए। तो उस समय उसके पास एविडेंस होने चाहिए। तो इस तरीके से हम मेजर करते हैं कि कब उसको एविडेंस की ज़रूरत है, कब इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, तब हम उसको मतलब अलाउ करते हैं कि ठीक है हम आपका केस करने को तैयार है। क्योंकि हमें भी हमारी कॉन्शियस भी अलाउ नहीं करती कि हम सिर्फ पैसे के लिए ही काम करें, क्योंकि ये प्रोफेशन ऐसा है कि सिर्फ पैसे के लिए आप काम करोगे तो आप मशीन बन जाओगे, ठीक है। आप सही गलत का फिर फ़र्क नहीं पता लगा पाओगे। ऐसे तो फिर वही फिल्मों वाली बात आ गई कि आप ब्लैकमेल भी कर लो, वो भी सही है, फिर आप दूसरी पार्टी से भी हाथ मिला लो, क्योंकि ब्लैकमेलिंग करके भी पैसा मिलेगा और दूसरी पार्टी से हाथ मिला के भी पैसा मिलेगा, अगर पैसा ही कमाना है तो जी। लेकिन अपने एथिक्स भी तो होते हैं ना कुछ, कि भाई जो बंदा एक फरियाद लेके आया आपके पास, एक केस लेके आया, एक उम्मीद में आया कि ये बंदा एक्सपर्ट है, ये मेरे को सही गाइड करेगा, वो मेरे को कंसल्टेशन फीस भी दे रहा है, तो किस बात की फ़ीस ले रहा हूँ मैं? फीस उसको गाइड करने की फ़ीस ले रहा हूँ मैं, केस इन्वेस्टिगेट करने की फ़ीस नहीं ले रहा, वो अलग से होगी। जो मैं 1000, 2000, 3000 रुपये फ़ीस ले रहा हूँ, 5000 रुपये फ़ीस ले रहा हूँ, वो सिर्फ उसको गाइड करने की फ़ीस ले रहा हूँ। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उस फीस का अच्छे से उसको रिवर्ट दूँ। अगर मैं नहीं दे पाऊँगा तो मैं फेल हो जाऊँगा फिर। हाँ, तो लाइक दैट। कभी ऐसा भी हुआ है कि आपको लगा कि नहीं यार, ये जो सामने वाला इंसान शक कर रहा है अपने जिसके भी इन्वेस्टिगेशन करा रहा है, तो आपको लगा होगा नहीं यार ये गलत है, मतलब ये इंसान ठीक है, इसके ऊपर बिना मतलब ये हो रहा है, तो हाँ ऐसे बहुत केस आते हैं यहाँ पे। जो लोग हैं वो कई बार कुछ गलतफहमियों के शिकार होते हैं, उस वजह से शक करते हैं। कई बार पार्टनर खुद मौका देता है कि उसके ऊपर शक किया जाए, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि आजकल ना क्या हो गया है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत हो गई हैं लोगों को, ठीक है। मैं एक केस बताता हूँ आपको। हाँ जी। मेरे पास एक लड़का आया, उसकी उम्र होगी 24-25 साल। तो कहता जी मेरी 5-6 दिन पहले शादी हुई है। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा बधाई हो। पहले तो लड्डू खिलाओ। हाँ, तो मैंने कहा अच्छी बात है भाई, आपकी शादी हुई अच्छी बात है, बट मेरे को शौक लगा कि भाई
5 दिन के पास मेरे पास क्या 5 दिन के बाद मेरे पास क्या करने आए? कहता सर मुझे अपनी बीवी पे शक है। मैं कहा क्या शक है? कहता मुझे लगता है कि उसका ना पहले से अफेयर चल रहा है। मैंने कहा अच्छा, कैसे पता? कोई ऐसा फ़ोन कॉल सुना, कोई ऐसी हरकत देखी? नहीं, कहता ऐसा कुछ नहीं देखा। कहता फर्स्ट नाइट में को मुझे लगा कि मेरी वाइफ ने पहले से फ़िज़िकल रिलेशन बनाए हैं किसी के साथ। तो मैंने कहा ऐसे कैसे पता चल गया तुम्हें? कहते नहीं वो सर वो ब्लड आता है, ऐसे कुछ होता है। तो मैंने कहा ये तो पुराने ज़माने की बातें हो गई, अब तो लोग मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है ऐसा हो। मैंने उसको समझाया, बहुत बैठा के प्यार से समझाया कि नहीं यार ऐसा नहीं है, और चलो थोड़ी देर के लिए मान लो कि आपकी वाइफ का किसी के साथ संबंध भी था, क्या फ़र्क पड़ता है? आप क्यों सोचते हो कि भाई आपको वर्जिन वाइफ मिलेगी? ठीक है, हाँ अगर शादी के बाद उनका कुछ है तो सोचने वाली बात है, गलत है, लेकिन शादी से पहले अगर कुछ था भी तो क्या फ़र्क पड़ता है? वो आज़ाद थी, वो आपके साथ नहीं थी, कमिटेड नहीं थी, तो ये उसकी लाइफ थी उस समय, अब आपके साथ है। तो अब मुझे पता था कि इस केस में कुछ है नहीं, क्योंकि जो उसने बातें बताई तो मैं समझ गया कि कुछ है नहीं ऐसा, ये सिर्फ ओवरथिंक। कहता नहीं सर मेरा आज तक कोई अफेयर नहीं रहा, मेरी किसी से दोस्ती नहीं रही, मैंने सेक्स नहीं किया, ब्ला 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 ब्ला। तो मैंने कहा अच्छा भाई अगर आपने नहीं किया तो इट डज़न्ट मीन कि भाई सामने वाले भी नहीं किया होगा, है ना? तो कहता बात तो सही है सर आपकी, लेकिन मेरे को डाउट है। मैं कहा यार 5 दिन हुए हैं, 5 दिन से वो तुम्हारे साथ है, तुमने कोई फ़ोन कॉल नहीं पकड़ा उसका, और तुम छुट्टी लेके घर पे बैठे हुए हो, वो कहीं किसी से मिलने नहीं गई, कोई ऐसी एक्टिविटी या तो मेरे को बताओ जो 5 दिन से कोई 1% भी तुम्हें लगा हो कि उसका कुछ है, एक चीज़ को छोड़ के। ठीक है, कहता नहीं सर अब तो नहीं लगता, शादी से पहले का लगता है मुझे पता करना है। अब मुझे पता था कि अब वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बंदा आता है, छोटी सी जॉब करता है। अब मैंने कहा यार मैं इससे पैसे ले भी लूँगा तो मेरा तो कुछ भला होने वाला नहीं है, ठीक है, इसका नुकसान ज़रूर हो जाएगा, और मुझे पता है निकलना क्या है, निकलना कुछ नहीं है। तो मैंने कहा यार ऐसा कर, तू अपनी वाइफ से मेरी बात करा सकता है? कहता हाँ सर करा देता हूँ। मैं कहा फ़ोन मिलाओ। उसने फ़ोन मिला के दिया, तो मैंने उसकी वाइफ से बात की। मैंने कहा बेटा मैं ऐसे से बोल रहा हूँ और तुम्हारा पति मेरे पास आया एक प्रॉब्लम लेके। अब 2 बातें होंगी, या तो तुम दोनों का झगड़ा होगा इस बात को लेकर के कि वो मेरे पास आया है। अगर तुम समझदार हो, तुम इंटेलिजेंट हो, मेरी बात को समझोगी, मेरे कुछ सवाल हैं तुमसे, वो जवाब दोगी, और तुम दोनों की ज़िंदगी बहुत बढ़िया चलेगी। कहती नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, जो प्रॉब्लम लेके आया आपके पास वो मुझे पता है, मेरे साथ डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा। मुझे उम्मीद थी कि वो किसी के पास जाएंगे वो। अच्छा। तो मैंने उससे कुछ सवाल किए, उसने जवाब दिया ईमानदारी से, और उसने कहा सर पहले भी मेरा कुछ नहीं था, अब भी कुछ नहीं है, ठीक है, इनको गलतफहमी हो गई है, ठीक है, इसके अलावा मैं अब क्या कहूँ आपको? मैंने कहा बेटा मैं समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है, तुम एंजॉय करो और मैं इनको समझा के भेजता हूँ आपके पास। तो फिर मैंने लड़की को बुलाया, मैंने कहा मैं ऐसे से बात है भाई, तो उसको काफ़ी मैं समझा के भेजा। मैंने कहा यार देख, लाइफ के अंदर अगर तुम पीछे मुड़ के देखोगे तो आगे तुम्हें दिखेगा नहीं, कुछ आगे दिखेगा नहीं तो कोई टक्कर मार के चला जाएगा। हाँ ठीक है सर, हम जो मूवीज़ देखते हैं, नोवेल पढ़ते हैं, तो हमें तो लगता है कि यही जासूस है और ऐसी लाइफ होती होगी बड़ी अच्छी सी, और सब कुछ ऐसा होता होगा, और कुछ में फेक भी दिखाते हैं। आपने बताया कि ऐसा नहीं होता, बहुत अलग है वो जो नोवेल्स में हम देखते हैं, पढ़ते हैं, बहुत अलग लाइफ है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। तो ऐसा कौन सा कैरेक्टर है, अभी आपने जासूस से रिलेटेड कोई भी मूवी देखी हो जिसमें आपको लगता है कि उसमें थोड़ा सा सही दिखाया है? मतलब जितनी भी आप मसाला फिल्में देखते हो तो उसमें तो सारा एक ही बंदे के ऊपर छोड़ देते हैं पूरा केस। वो अभी हम कोई फिल्म देख रहे थे, स्पेशल ऑप्स 2 करके देख रहे थे शायद। जी अभी आई हो। हाँ, उसके अंदर जो हिम्मत सिंह साहब होते हैं, ठीक है, तो अभी मुझे किसी ने, एक क्लाइंट ने बोला कि आप हिम्मत सिंह हो,
जी। ठीक है। अच्छा, वाह। तो मेरे को कॉम्प्लीमेंट अच्छा भी लगा। वो क्या करते हैं, हिम्मत सिंह साहब फ़ोन करते हैं अपने एजेंट को कि यार फलाने देश चले जाओ, वहाँ पे ये केस है, डिटेल भेज रहा हूँ। जी। मतलब एक एजेंट ने आधी दुनिया घूम ली। जी। कहीं वीज़े की ज़रूरत नहीं है, किसी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, किसी आइडेंटिटी की ज़रूरत नहीं है, पैसे की ज़रूरत नहीं है। वो ठीक है, वो फ़िल्म थी, उसमें मतलब ये फटाफट दिखा देते कि हाँ पैसे का इंतज़ाम भी हो जाएगा, वीज़ा का भी हो जाएगा, पासपोर्ट का भी, सब कुछ चीज़ का हो जाएगा। बट वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, करेक्ट। तो अभी हम जब ये फ़िल्म सीरीज़ देख रहे थे तो हम ये भी विचार कर रहे थे कि RAW को इससे प्रॉब्लम क्यों नहीं होती। मतलब मेरे को ये समझ नहीं आता। मैं कभी पूछने वाला भी हूँ लेटर लिख के RAW से, उनके डायरेक्टर से, कि भाई इतनी फ़िल्में ये बनती हैं, कहते फ़िक्शन है लेकिन RAW का नाम तो लेते हैं, लेते हैं। उसमें वो भी लगाते हैं। हाँ। तो जनरली लोग उसके बारे में ऐसा सोचते हैं। तो आप मतलब कैसे अलाउ करते हो कि ये आपका नाम यूज़ करें, या IB का नाम यूज़ करें, या किसी का भी मोसाद का नाम यूज़ करें, या Correct. पुलिस का यूज़ करें नाम, कैसे अलाउ करते हैं? हम्म। तो खैर मतलब, लेकिन अगर आप जाती ज़िंदगी में देखोगे तो गन मिलना इम्पॉसिबल है, हर किसी को गन नहीं मिलती, ठीक है ना? उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। और गन आप बाहर कैसे लेके जाओगे? इंडिया से बाहर कैसे जाएगी गन? Correct. ठीक है आपकी। और स्टेन गन भी होती है उनके पास, AK-47 सब भी होता होती है, AK-56 भी होती है। अब पता नहीं कौन कौन सी गन्स होती हैं जिनके नाम भी हमें नहीं पता, जी। आम जिंदगी में नहीं पता होता। तो वो सारी उनको उपलब्ध होती है, कहाँ से उपलब्ध होती हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। करेक्ट। ठीक है ना? जैसे आपने पूछा कि कोई ऐसा करेक्टर, एक फिल्म आई थी श्रीदेवी की माँ, जी। उसमें उनकी बेटी के साथ रेप हो जाता है, तो वो बदला लेने निकलती है। तो एक प्राइवेट डिटेक्टिव होता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसमें, जी। 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 ठीक है। वो करेक्टर जो था, हाँ। जो इन्फॉर्मेशन जैसे निकालता है, हाँ। मुझे लगता है कि वो रियल डिटेक्टिव, जैसे हम निकालते हैं इन्फॉर्मेशन, वैसे वो निकालता है। हाँ। या एक विद्या बालन की फिल्म आई थी, उसका नाम मेरे को ध्यान नहीं है। तो विद्या बालन उसमें प्राइवेट डिटेक्टिव बनी होती है। जी। वो जैसे इन्फॉर्मेशन निकालती है, तो एक दो इंसिडेंट को छोड़ के वो मसाला लगते हैं, हाँ। अदरवाइज वो भी रियल लगता है। मतलब सर, अगर आप किसी ने आपको बोला आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, मतलब आपकी कंपनी मेरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और मुझे शक हो जाता है कि यार ये शायद मुझे फॉलो कर रहे हैं या मेरे ऊपर निगाह रख रहे हैं, तो अगर मैं पुलिस को कंप्लेन करूँगा तो मतलब उसमें मेरा साथ देगी पुलिस या नहीं? नहीं, आपका साथ देगी, बिल्कुल देगी, क्यों नहीं जी। देगी। जी। बट पहली बात तो ये है कि अगर आप एक प्राइवेट जासूस से ये उम्मीद करते हैं कि आपको पता चल जाएगा, तो ये तो पॉसिबल है नहीं है। हाँ। क्योंकि वो फिर नौसिखिया एजेंट होगा, जिसको जिसको आप ट्रेस कर लोगे कि भाई हाँ, ये हो सकता है कि आपको पता चले, लेकिन जैसे ही आपको पता चलेगा, उसको भी पता चल जाएगा कि आपको पता चल चल गया। गया है। ठीक है। तो अब उसको ट्रेंड ऐसे किया जाता है कि भाई या तो इसको छोड़ दो अभी, हाँ। जो सब्जेक्ट है हमारा, जिसके ऊपर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो हम उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। तो सब्जेक्ट को छोड़ दो आप। अगर उसको पता ही चल गया, तो अब जिस मकसद से हम उसको फॉलो कर रहे हैं वो तो पूरा नहीं होगा। क्योंकि अगर वो किसी ऐसी जगह जा रहा है जहाँ पे उसको नहीं होना चाहिए था, ठीक है, और वो जा रहा है और उसको पता है कि आप उसके पीछे हो, तो वो वहाँ पे नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो आप फॉलो करके भी क्या कर लोगे? तो इसलिए छोड़ दो उसको। तो आप, जो एजेंट है वो रास्ता बदल लेगा। जब वो रास्ता बदलेगा, इधर आपको शक हुआ, आपने थोड़ी कोई ऐसी हरकत की, तो उसने रास्ता बदल लिया, आपको लगा नहीं यार मेरा वहम था, ये फॉलो नहीं कर रहा था मेरे को, करेक्ट। ठीक है ना। फिर अगले दिन दूसरा एजेंट भेज देंगे, हाँ। वो फॉलो कर लेगा आपको, हाँ। ठीक है ना। अच्छा सर, ये ऐसे कैसे डिसाइड होता होगा कि सोचो मैं आपके पास आया हूँ केस को लेकर के, और मैं जिस इंसान की इन्वेस्टिगेशन कराना चाह रहा हूँ, सोचो कि अब वो फ़ॉरेन जाने लग गया, कि वो किसी फ़ॉरेन कंट्री में जा रहा है, और ये डिसाइडेड नहीं था, और आपने कहा कि अब उसका पीछा करने के लिए हमको तो फ़ॉरेन जाना पड़ेगा, तो उसमें तो आपका तो बहुत एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा, तो वो फिर कैसे डिसाइड होता है कि? तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये प्री प्लान्ड होता है। जी। कोई भी जासूस ऐसे नहीं कर सकता कि बंदा घर से निकला, वो मेट्रो में चला गया, मेट्रो में फॉलो कर लिया उसको, फिर मेट्रो से एयरपोर्ट मेट्रो चला गया,
फिर एयरपोर्ट चला गया, एयरपोर्ट से वो फ़्लाइट पकड़ ली उसने, मुंबई चला गया, मुंबई से वो दुबई चला गया। तो मतलब ऐसे फॉलो नहीं होता है, हाँ ठीक है। ये हमें पहले से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो दुबई जाने वाला है, किस रूट से दुबई जाएगा वो हमें पहले पता होना चाहिए, और दुबई में कहाँ रुकेगा वो पहले पता होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्लाइंट हमें बताता है। समटाइम क्लाइंट ये बताता है कि ये मुंबई से फ़्लाइट पकड़ेगा, इसकी मुंबई से फ़्लाइट है और ये दुबई जाएगा, शारजा एयरपोर्ट जाएगा या दुबई एयरपोर्ट जाएगा, ठीक है, या अबू धाबी जाएगा, कहाँ जाएगा, और उसके बाद ये वहाँ से टैक्सी लेगा, टैक्सी लेने के बाद ये फ़लाने होटल जाएगा, वहाँ पे रुकेगा जाके, और इतने दिन रुकेगा, इतनी तारीख को वापस आएगा। तो ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है पहले से, तो हम उस तरीके से प्लान कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल केसेस जो हैं वो अलग तरीके से डिसाइड होते हैं, क्योंकि ये लॉ ऑफ लैंड का मामला भी बन जाता है, क्योंकि इंडिया में हमें पता है लॉ कैसा है, हमें अमेरिका में लॉ पता है कैसा है, हमें कनाडा में पता है लॉ कैसा है, हमें यूएई में पता है, दुबई जो हम कहते हैं, तो यूएई में जो लॉ कैसा है, यूएई में आप मतलब इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कि एक होता है कि लाइसेंस होता है गवर्नमेंट की तरफ से, आप जासूसी कर सकते हो जी। एक होता है कि लाइसेंस भी नहीं है लेकिन कोई रोक टोक भी नहीं है, हाँ मतलब ग्रे एरिया में आता है इन्वेस्टिगेशन। तो लेकिन इंडिया एक इंडिया जगह में पे इंडिया होता में है, कौन सा एरिया में आता है? हाँ मैं बताता हूँ, एक होता है कि लॉ अगेंस्ट है इसके, वो कहता है आप जासूसी कर ही नहीं सकते। हाँ तो जैसे अमेरिका कनाडा में है, उसमें लॉ है, उसमें जासूसों को बाकायदा लाइसेंस मिलता है, उनका डिफ़ाइन होता है कि क्या क्या आप कर सकते हो, ठीक है। और इंडिया में कोई लॉ नहीं है, ठीक है, इंडिया में आप करो ना करो आपकी मर्जी है, ठीक है, क्योंकि लॉ नहीं है कोई बना हुआ, रोक टोक भी नहीं है। लेकिन अब मेरी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एमएचए में रजिस्टर्ड है, आरओसी में रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो मैं गवर्नमेंट को टैक्स देता हूँ, जो इन्वेस्टिगेशन का ही टैक्स देता हूँ, इनकम टैक्स, मैं जीएसटी देता हूँ, जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ, जो जीएसटी में इन्वेस्टिगेशन में रजिस्टर्ड हूँ। तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ने मेरे को लाइसेंस दे ही रखा है, इनडायरेक्टली, लेकिन लॉ नहीं है कोई इसके ऊपर, तो इसलिए गवर्नमेंट मुझे रोक भी नहीं सकती, ठीक है, बट मैं बहुत ओपनली काम भी नहीं कर सकता, है ना। तो लेकिन यूए की बात करो तो वहाँ पे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है कि आप इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं सकते। अच्छा। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेरिफिकेशन हो जा सकती है। वेरिफिकेशन भी तब हो सकती है कि लेट्स सपोज आपने दुबई जाने के लिए किसी कंपनी में अप्लाई किया, एक कंपनी है दुबई की, वहाँ के लिए आपने अप्लाई किया, वो आपसे पहले कंसेंट ले लेंगे कि आपकी वेरिफिकेशन कंपनी करा सकती है, तो आपको कोई एतराज़ नहीं है, आपसे कंसेंट ले ली पहले उन्होंने, उस कंपनी ने। जब उन्होंने कंसेंट ले ली, वो फॉर्म रखा जाएगा, वो फॉर्म जो है वो डिटेक्टिव एजेंसी को दिया जाएगा, तब वो डिटेक्टिव एजेंसी आपका प्री एम्प्लॉयमेंट चेक कर सकती है, लेकिन उतना ही कर सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ में नहीं घुस सकती वो, या कुछ और नहीं कर सकती वो, क्योंकि उनके पास फॉर्म है। तो कल को अगर कोई एजेंसी गवर्नमेंट की पूछती भी है कि भाई आपने क्यों जासूसी की, तो वो दिखा सकते हैं कि ये सर हमारे पास कंपनी से फॉर्म है, ये बंदे ने खुद हमें अलाउ किया कि हम इसकी जासूसी या प्री एम्प्लॉयमेंट चेक कर सकते हैं। ऐसे ही ड्यू डिलिजेंस केसेस में होता है। ड्यू डिलिजेंस होता है कि कंपनी दूसरी कंपनी के बारे में पता लगाती है कि कंपनी कितनी अच्छी है, क्या है, तो ग्राउंड रियलिटी क्या है इसकी। पेपर पे तो पता चल जाता है कि फाइनेंशियल कितना इस कंपनी ने कमाया, कितना घाटा हुआ, कितना मुनाफा हुआ, कितने कर्मचारी हैं, क्या क्या एसेट्स हैं, वो सारा पेपर से पता चल जाता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, हिडन फैक्ट्स क्या हैं, रेड फ्लैग्स क्या हैं, ठीक है, वो सारा पता लगाने के लिए ड्यू डिलिजेंस करना होता है। इसी तरीके से ड्यू डिलिजेंस के लिए भी उनके पास प्री अप्रूवल लेटर होता है, कंसेंट होती है उस कंपनी की, तब जाके ड्यू डिलिजेंस भी होता है। सर जैसे कि कोई सीखना चाहता है, किसी को लगता है कि मैं सोच रहा हूँ कि यार चलो मैं बन जाता हूँ, तो क्या आपको लगता है कि कौन बन सकता है कि यार ये बेसिक क्वालिटी तो इस इंसान के अंदर होनी चाहिए, तभी इसको इस फील्ड के बारे में सोचना चाहिए? तो मेरा मानना ये है कि हर आदमी जो पैदा होता है वो एक जासूसी दिमाग लेके पैदा होता है। जी।
ठीक है, जैसे आपने भी बोला स्टार्टिंग में, तो हर कोई मतलब उसके अंदर ये एक इंटेलिजेंस होती है, इनबिल्ड इंटेलिजेंस होती है कि जब हम अपने आसपास चलते हैं तो हम कुछ 4 चीज़ें देखते हैं, कुछ चीज़ें नोटिस करते हैं, कुछ चीज़ें नहीं नोटिस करते हैं। एक जासूस में और एक लेमैन में, एक आम आदमी में फ़र्क क्या है? सिर्फ़ फ़र्क इतना है कि जो आम आदमी है वो सीधा चलता है, वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व तो करता है लेकिन याद नहीं रखता, ठीक है? क्योंकि याद रखने की उसको ज़रूरत नहीं है। लेकिन जासूस जो है उसके पास एक मकसद होता है, वो चीज़ें ऑब्ज़र्व तो कर ही रहा है लेकिन वो याद भी रख रहा है, नोट भी कर रहा है, रिपोर्ट भी कर रहा है, याद भी कर रहा है, नोट भी कर रहा है, रिपोर्ट भी कर रहा है, ठीक है? तो जब वो रिपोर्ट करता है तो वो एक जासूस बन जाता है। इतना ही फ़र्क है एक आम आदमी में और एक जासूस में। तो कोई भी बन सकता है। अब प्रोसीजर क्या है कि किसी एजेंसी में जाए, वहाँ पे इंटर्नशिप शुरू करे और इंटर्नशिप के बाद 6 महीने की, जैसे हमारी कंपनी में है, अगर कोई आता है हमारे पास तो हम 3-4 चीज़ें उसके अंदर देखते हैं, मतलब जिससे कि डिसाइड करते हैं कि इंटर्नशिप भी देनी है या नहीं देनी है। ऐसा नहीं कि भी इंटर्नशिप भी हम किसी को भी दे देंगे। पहले हम ये देखते हैं कि ये लेबोरियस कितना है, ये मेहनत कितनी कर सकता है, क्या ये एक ही जगह पे 12, 15, 20 घंटे, 25 घंटे बैठ सकता है या नहीं बैठ सकता, अच्छा, ठीक है? तो इसके मतलब अंदर ये जितना एक्साइटेड हमें लगता है कि अरे जाओ देखो देखो एकदम रिपोर्ट बनाओ और एकदम किसी को पकड़ो, हाँ हो गया जी, ऐसा नहीं इतना लंबा बैठना पड़ता है। आप किसी को फॉलो करने निकले हो, ठीक है? लेट्स सपोज आप हो, आपको फॉलो करना है किसी ने, उसको, सामने वाले को नहीं पता कि आप घर से कितने बजे निकलोगे, ठीक है? और कैसे निकलोगे ये नहीं पता, जब तक करेंगे नहीं पता नहीं चलेगा। और कई बार पैटर्न चेंज भी हो जाता है। अब मैं मान लो मैं अपने घर में रहता हूँ तो मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं है निकलने का। आज मैं अपने घर से 9 बजे निकला क्योंकि मुझे यहाँ पहुँचना था, और जनरली मैं कई बार 11 बजे भी निकलता हूँ। तो अगर मैं 11 बजे निकलूँगा और सामने वाले को तो सुबह सुबह पोजीशन लेनी पड़ेगी घर के बाहर, ठीक है? उसके पास मेरी गाड़ी का नंबर भी होना चाहिए कि मैं किस गाड़ी से जाऊँगा, उसको ड्राइव कौन करेगा, मेरा सिक्योरिटी अफसर कौन होगा, क्या है क्या नहीं है, सारा कुछ उसको। अगर होमवर्क, जो मैं होमवर्क की बात कर रहा था, तो होमवर्क नहीं है उसके पास तो वो सारा दिन वहीं खड़ा रह जाएगा। गाड़ी में मैं किसी और गाड़ी में निकल जाऊंगा, हो सकता है कि मेरे अपार्टमेंट में कोई मेरा जानकार मिल जाए, वो कहे चलो यार मैं चलते हैं, मेरी गाड़ी में चलते, तुम अपनी गाड़ी पीछे लेके आ जाओ। अब मेरा सिक्योरिटी अफसर मेरी गाड़ी पीछे लेके आ रहा है और मैं उसकी गाड़ी में बैठ के चला गया। अब मेरी गाड़ी पहले निकल गई, वो सिक्योरिटी अफसर बाद में आ रहा है, और जो बाहर बंदा खड़ा है वो देख रहा है कि अकेला है यह बंदा, ये मतलब जो जिसको फॉलो करना था वो बंदा नहीं है, मतलब हमारा सब्जेक्ट नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि वो उसको फॉलो नहीं करेगा। तो ये सोचेगा अच्छा तेल भरवाने गया होगा ये तो, या हवा भरवाने गया होगा, या किसी को पिक करने गया होगा मेट्रो स्टेशन से, या कहीं और किसी काम से सब्जी लेने गया होगा गाड़ी से, ठीक है? कुछ भी काम से गया, ये वापस आएगा। लेकिन वापस कैसे आएगा? मैं तो दूसरी गाड़ी में बैठ के निकल गया, ठीक है? तो ये भी बड़े चैलेंज आते हैं वहाँ पे। तो जब तक होमवर्क नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। बंदे के अंदर पेशेंस होने चाहिए कि वो पेशेंस से देखे कि क्या चल रहा है, ठीक है? तो इसलिए उसको वेट करनी ही पड़ेगी। अगर उसने मिस कर दिया तो हो सकता है सारा दिन उसको वेट करना पड़े वहाँ पे। तो उसके अंदर पेशेंस होने चाहिए। तो अगर पेशेंस नहीं होंगे तो फिर दिक्कत होगी। तो हम पेशेंस के लिए उसको 2-4-5 घंटे अपने रिसेप्शन पे बैठा लेते हैं। सबसे पहले टेस्ट तो उसका वहीं से शुरू हो जाता है कि कोई इंटर्नशिप के लिए आया, टाइम लेकर के उसको 2-4 घंटे वेट करा लिया। अब वो कितने बार उठ के पूछता है कि मैडम कितना टाइम लगेगा सर को मिलने में या HR को मिलने में, हैं, और कितना वेट करना पड़ेगा। अब ये हम सारी हरकतें उसकी नोट कर रहे हैं और CCTV में देख भी रहे हैं उसको। मतलब एक बंदा हमारा जो HR एग्जीक्यूटिव होगा, HR मैनेजर के नीचे काम कर रहा है, तो वो देख रहा है उसकी हरकतें। उसका काम ही है कि उसको देखना है, ऑब्जर्व करना है, और रिसेप्शनिस्ट का काम है रिपोर्ट करना कि कितनी बार पूछा उसने। वो कंप्यूटर रखा हुआ है रिसेप्शन पे, वो बताती है कि भाई मेरे को अभी इसने ये चीज़ पूछी, वो एग्जैक्टली वर्डिंग बताएगी उसकी टोन बताएगी, ठीक है? उसका चेहरा बताएगी कि भाई अभी ये गुस्से वाला चेहरा था या रिक्वेस्ट वाला था या कैसे था।
ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं बड़ी मतलब मैटर करती हैं। एक बंदा हमारे पास आता है, वो कहता है जी पैसे की ज़रूरत नहीं है मुझे, पैसा तो मेरे बाप के पास बहुत है, मेरा ख़ानदानी बिजनेस है, सब कुछ है, बस मुझे काम सीखना है, जासूस बनना है मुझे, ठीक है। वो हमारे किसी काम का नहीं है बंदा। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसको पैसे की अहमियत ही नहीं पता। लेकिन सर देखो ना कि अगर उससे उसको पैसे से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है तो उसको काम से उससे काम से भी मतलब नहीं है, वो सिर्फ मतलब एक वो जो फिल्में देख करके एक एक्साइटमेंट आती है, उसके लिए आया वो अच्छा। कैरियर बनाने नहीं आया। कैरियर कौन बनाता है बंदा? कैरियर वो बनाएगा जिसको पैसे की अहमियत पता होगी, लेकिन जिसको सर इस अपनी फील्ड अहमियत में पता तो मुझे होगी। लग रहा थोड़ा सा उल्टा होगा कि अगर सोचो ना कि जिसको पैसे की वैल्यू है तो अब आपने उसको किसी काम पे भेज दिया कि तुम्हें वहाँ जाके उस इंसान को पीछे करना है। सोचो उसको पैसे की वैल्यू ज़्यादा, उसको लगा यार सर तो मुझे महीने की इतने तनख्वाह देंगे, मैं सामने वाले से मिल जाता हूँ, पैसा ज़्यादा मिल जाएगा। और कई बार जूते भी खा सकता है फिर वो, हैं? वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि लालच हो उसको। वैल्यू और लालच में फ़र्क होता है। एक होता है पैसे के लिए आप कुछ भी करोगे, एक पैसे के लिए आप अच्छा काम करोगे जी। ठीक है ना। तो बिजनेस तो बहुत लोग करते हैं। हाँ। बिजनेस तो अलग अलग तरीके के है। कोई मोमोज भी बेचता है, वो पेट खराब कर रहा होता है, कोई छोले भटूरे भी बेच रहा है, वो भी बिजनेस कर रहा है, ठीक है। पुलिस वाले भी हैं, कुछ पुलिस वाले बहुत पैसा भी खा रहे होते हैं, कुछ पुलिस वाले बहुत ईमानदारी से काम भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पैसा तो उनको भी मिलता है, जो ईमानदार है उसको भी सैलरी मिल रही है, जो बेईमान है उसको भी सैलरी मिल रही है। तो वो अपना ईमान बेच रहे हैं, जो पैसा खा रहे हैं। जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं वो अपना फर्ज निभा रहे हैं। तो दुनिया तो ऐसी चलती है ना। अगर सारे बेईमान हो जाएंगे तो भी दुनिया नहीं चलेगी, अगर सारे ईमानदार हो जाएंगे तो पुलिसिंग की ज़रूरत नहीं है फिर, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 लोग होंगे, वहाँ पे अलग अलग दिमाग होंगे, अलग अलग तरीके से चलेंगे। तो ईमानदारी जो पैसे की मैं बात कर रहा था, तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक बंदा हमारे पास आता है जिसको पैसे की ज़रूरत नहीं है, जो सिर्फ काम सीखना चाहता है। एक बंदा कहता है जी मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं जासूस हूँ या मैं जूती गांठने वाला हूँ या मैं गोलगप्पे बेचने वाला हूँ, मेरे को बस पैसा चाहिए, मैं तो इसलिए यहाँ पे आया हूँ। वो भी हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसको हमारे काम की वैल्यू नहीं है। तो हमें वो बंदा चाहिए जो न्यूट्रल हो, जिसको पैसे की वैल्यू भी पता हो, जिसको हमारे काम की वैल्यू भी पता हो, जो कहता हो कि नहीं जी मुझे जासूस बनना है, अपना कैरियर बनाना है, अपना घर चलाना है इससे। सर अभी टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूव हो रही है और टेक्नोलॉजी का हमेशा से इस फील्ड में तो ज़रूर रोल रहा ही रहा है कि कोई अब व्हाट्सएप आ जाता है, फिर कोई नया ऐप आ जाता है, वहाँ से वो लोग चैट कर रहे हैं। अब आप वो चीज़ें ट्रैक करनी है या वो चीज़ों को पता लगाना है, या फिर बहुत से कोई कैमरे अच्छे आ जाते हैं कि बहुत से चश्मे आ जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी से कैसे आपको अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है, या टेक्नोलॉजी का इतना कोई रोल है नहीं? नहीं, टेक्नोलॉजी का बहुत रोल है। टेक्नोलॉजी बहुत काम करती है। टेक्नोलॉजी हमें एक पावर देती है जी। ठीक है। अगर लोगों के पास पावर है, आम जन के पास, तो हमारे पास भी पावर है, ठीक है। आप AI देख लो जी। तो AI आपको बता देगा। अगर आप मान लो आपको एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करना है, ठीक है, और आपने सोचा कि मेरे को फ़लाँ प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करना है, आप चैट GPT से पूछ लो कि भाई ये मैं हायर करना चाहता हूँ, इसकी रेटिंग क्या है, इसका मतलब वो बैकग्राउंड स्टेटस क्या है। तो वो बता देगा कि ये फ्रॉड है, ये अच्छा है, ये बुरा है, क्या है क्या नहीं। आपको प्रोज भी बता देगा, उसके कॉन्स भी बता देगा, सारी चीज़ें बता देगा, ठीक है। इसी तरीके से किसी इंसान के बारे में पूछना है, आप उससे पूछ लो। तो वो क्या करता है कि एक गूगल का अपर वर्जन है। गूगल पहले आपको इन्फॉर्मेशन देता था जो गूगल में है। अभी जो चैट GPT या इस तरीके के ऐप्स हैं, जो AI बेस्ड ऐप हैं, वो आपको जितना भी इंटरनेट पे डेटा है उसको क्लब करके आपको दे देते हैं जी। तो टेक्नोलॉजी ने बहुत बेहतर भी किया है और बहुत चीज़ें अच्छी भी हुई हैं। यहाँ तक ये है कि कोई व्हाट्सएप पे बात कर रहा है या और किसी ऐप पे बात कर रहा है, तो पहले क्या होता था, पहले लोग फ़ोन पे बात करते थे, तो तब भी हम कोई फ़ोन तो टैप नहीं करते थे उनके, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन क्या है, वो चीज़ें चेंज हो गई हैं। दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, उसका जो तरीके हैं वो बदल गए हैं जी। जो इन्वेस्टिगेशन हमने करनी है वो हमने कम्युनिकेशन नहीं पकड़ना उनका, हमने उनको पकड़ना है। करेक्ट। वो
अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहा है वो फ़ोन पे तो नहीं चला सकता ना। हाँ। अल्टीमेटली तो मिलना पड़ेगा ना, किसी होटल में मिलेगा, ओयो में जाएगा, कहीं कहीं ना कहीं जाएगा, ठीक है ना, तो हम पता लगा लेंगे, जी। पकड़ तो लेंगे उनको, हाँ। वो चाहे कितने भी होशियार बने, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। टेक्नोलॉजी हमारा साथ, अगर उनका साथ दे रही है तो हमारा भी तो साथ देगी ना, जी हम भी उसी तरीके से पकड़ लेंगे। सर, क्या होता है कि इंसान हम जब रहते हैं तो आप तो ऑब्वियसली बॉडी लैंग्वेज से पता लगा लेते होंगे कि हाँ यार, जो सब्जेक्ट है ये सच में सस्पेक्ट है, कुछ तो ये गड़बड़ कर रहा है, तो वो आप कैसे करते हैं? अगर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट को और उसकी जो मूवमेंट्स हैं, मूवमेंट्स ऐसी होती हैं कि वो कहीं पे गाड़ी रोक रहा है, कहीं जा रहा है ऐसी जगह पे, जैसे मान लो उसका ऑफिस एक जगह पे है, एक जगह पे घर है, अगर वो सीधा सीधा जा रहा है, ठीक है, तो ठीक है। अगर वो थोड़ा सा भी टेढ़ा चल रहा है या कहीं पे ऐसी जगह जा रहा है यहाँ पे उसको नहीं जाना चाहिए, जी। तो ऐसा लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ फिशी है। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया आपको कि हम होमवर्क करके चलते हैं, क्लाइंट से बहुत सारी डिस्कशन करते हैं, बहुत सारा उससे डेटा लेते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं सब्जेक्ट की, तो उससे हमें पता चलता है कि ये कहाँ कहाँ जा सकता है, किस किस जगह इसकी मूवमेंट हो सकती है, ठीक है। तो अगर ज़रा सा भी वो मूवमेंट इधर उधर करता है जो हमारे क्लाइंट की नॉलेज में नहीं है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ फिशी है। सर, कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि आपको खुद को लगता होगा ये जो क्लाइंट जो है यही गलत है? हाँ, ऐसे गलत तो नहीं कह सकते, हाँ। मतलब ये कह सकते कि इसको गलतफहमी हुई है। अच्छा। गलत होना और गलतफहमी होना दोनों में फ़र्क है, ठीक है ना। ठीक है। गलत तो है या नहीं है ये हम जज नहीं करते अपने क्लाइंट को। क्लाइंट हमारे पास कोई भी आता है हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो गलत केस लेके आए चाहे सही केस लेके आए, ये हमारे ऊपर है कि हमने वो केस लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। ठीक है ना। बट कई बारी क्लाइंट को गलतफहमी हो जाती है कि हाँ सामने वाले का कुछ अफेयर है, जबकि होता नहीं है। ठीक है सर, जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे किसी का मर्डर करना है और मैं कह रहा हूँ कि सर आप इस पर नज़र रखो और मुझे बताओ कि इसका क्या है, कहाँ इसके साथ यह हादसा मैं कर सकता हूँ, तो क्या आप उस केस को ले लेंगे? एक तरीके से लेना तो चाहिए क्योंकि मैं तो क्लाइंट हूँ आपके लिए, तो आपके लिए तो सब न्यूट्रल है। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया कि ये वो वाली बात आ गई कि पैसा कमाने वाली बात आ गई, ठीक है। पहली बात तो ये है कि अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो तो मुझे बताओगे नहीं आप, ठीक है ना। लेकिन मेरे अंदर इतनी इंटेलिजेंस होनी चाहिए आप केस लेते हुए कि आप केस मेरे को क्यों देना चाह रहे हो, या आपका रिश्ता क्या है सामने वाले के साथ, ठीक है ना। तो मैं बहुत सारे केसेस इसलिए मना कर देता हूँ क्योंकि मुझे डाउट होता है कि क्लाइंट की इंटेंशन ठीक नहीं है, ठीक है ना। जैसे एक क्लाइंट आया मेरे पास, उसका कोई रिश्तेदार जो था, उसका कोई भाई या कोई ऐसे कुछ था, पायलट था किसी एयरलाइंस में, तो एयर होस्टेस के साथ उसका अफेयर हो गया। अब एयर होस्टेस कुछ समय बाद कहने लगी शादी कर लो। अब वो शादी कर नहीं रहा, उसने तो मौज मस्ती के लिए उसके साथ दोस्ती की थी। अब वो शादी कर नहीं रहा तो उसने, लड़की ने उसके ऊपर 376 यानी कि रेप का केस डाल दिया। रेप का केस दो टाइप का होता है, एक ज़बरदस्ती किया गया रेप और एक कोई वादा करके किया गया रेप, ठीक है। अगर आप वादा नहीं निभाते तो लड़की आपके ऊपर केस कर सकती है। तो 376 का केस कर दिया, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर दिया, वो जेल चला गया। अब जो ये सज्जन थे मेरे पास आए और इन्होंने कहा जी लड़की के बारे में पता करना है कि लड़की क्या करती है। उनकी कुछ हरकतों ने मुझे ये बता दिया कि इनके इरादे ठीक नहीं है, जैसे अभी आपने बोला जी। ठीक है। मैं ये तो नहीं कहता कि मेरे को ये पता चल गया कि इन्होंने कत्ल करना है लड़की का, बट मुझे लगा कि इनके इरादे ठीक नहीं है, तो मैंने वो केस लिया नहीं, ठीक है। तो मैंने मना कर दिया कि देखो जी इसमें दम है नहीं, कुछ निकलेगा कुछ है नहीं, और मैं ये केस नहीं ले सकता। तो मैंने साफ साफ मना कर दिया। ऐसे ही एक केस में एक लड़का और लड़की घर से चले गए, ठीक है। उसके माँ बाप आए लड़की के, हमने लड़की को ढूंढ लिया कि कहाँ पे है। अभी हमने एड्रेस नहीं बताया। फादर के मुंह से निकल गया कि लड़की जैसी मिलेगी मैं उसको मार दूंगा, ठीक है। तो मेरे कान खड़े हो गए, मैंने कहा यार ये तो गलत हो जाएगा। मैंने उनको एड्रेस नहीं दिया, मैंने उनको कहा, अब मेरे क्लाइंट भी थी तो मेरे को अपना काम भी पूरा करना था। मैंने कहा वो मुझे मिल गए हैं, बट क्योंकि आप गुस्से में हो अभी, कल को कोई भी नुकसान हो सकता है, अगर आपने कुछ गलत हरकत कर दी तो इसमें आपको नुकसान होगा।
क्योंकि कई बार आपको ना चीज़ें मैनिपुलेट करनी पड़ती हैं क्लाइंट की उसके लिए खुशी के लिए या अच्छे फ्यूचर के लिए। तो मैंने उसको कहा कि भाई आपको वो लड़की का एड्रेस दे दिया तो आप कुछ ना कुछ गलत कर दोगे उसके साथ, उसकी जान तो जाएगी लेकिन आप भी जेल जाओगे, तो आपका घर खराब हो जाएगा जी। तो इसलिए मैं आपको एड्रेस नहीं बता सकता, मैं उस लड़की से और लड़के से आप दोनों की बात करा सकता हूँ। कहते चलो ठीक है जी, बात करा दो। मैंने पहले से बात कर रखी थी उनसे, उनको बता रखा था कि भाई जो आपने करना था कर लिया, ठीक है, अब आप बात कर लो ज़रूर। तो मैंने बात करा दी अपने फ़ोन से, नंबर भी नहीं दिया उनको, जो नया नंबर था, ठीक है, बात करा दी, वो सेटिस्फाई हो गए, मेरा केस ख़त्म हो गया। अब वो जाने और उनका काम जाने। बिल्कुल। मैंने अपने एथिक्स भी निभा लिए, अपना क्लाइंट की भी तरफदारी कर ली, सारी चीज़ें ठीक हो गई। तो कई बार इन्वेस्टिगेशन में आपको ये चीज़ें करनी पड़ती हैं कि आपको बहुत दिमाग से, बहुत तरीके से काम लेना पड़ता है कि आप कोई चीज़ ऐसी ना करो जिससे कल को किसी का नुकसान हो जाए। करेक्ट। सर कुछ हाई प्रोफाइल केस भी आए थे होंगे कि भाई सोचो कि कोई अच्छा पॉलिटिशियन है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कोई कह रहा है कि यार उनका केस लेना है, तो उनकी कुछ अलग से प्रोसीजर होता है उन केसेस को लेने का या उन केसेस को एक्सेप्ट करने का, या नहीं सब बिल्कुल सेम, आप सेम लेकर चलते हो? नहीं, केस लेने का प्रोसीजर तो सेम ही होता है, बस ये है कि जो बड़ा बिजनेसमैन है या पॉलिटिशियन के केस तो जनरली हम नहीं लेते हैं। हाँ, कोई पर्सनल केसेस हैं वो हम टेकअप करते हैं, लेकिन अगर पार्टी टू पार्टी कोई केस है, पॉलिटिशियन टू पॉलिटिशियन है, कोई राजनीति से संबंधित केस है, वो हम बिल्कुल नहीं लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कौन सी पार्टी का बंदा कहाँ चला जाए कुछ कह नहीं सकते हैं जी। और कल को हमारी वाट लग जाए, तो हम थोड़ा दूर रहते हैं पॉलिटिशियन से, ठीक है। लेकिन हाँ, उनका अगर कोई पर्सनल केस है, उनकी बेटी का केस है, शादी से रिलेटेड केस है या शादी ख़राब हो गई है, तो उस तरीके का कोई केस है तो वो हम टेकअप करते हैं, ठीक है। और जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं, चाहे वो बॉलीवुड के हों या इस तरीके के, वो भी हम लेते हैं। उनसे डील करने का तरीका अलग होता है, लेकिन केस तो वैसे ही इन्वेस्टिगेट होते हैं, लेकिन क्योंकि वो हाई प्रोफाइल केसेस हैं तो उसी तरीके की फिर टीम भी लगानी पड़ती है, उसी तरीके से उनको इन्वेस्टिगेट भी करना पड़ता है, उसी तरीके से उनका मतलब सेटअप भी बनाना पड़ता है, जो हम होमवर्क करते हैं कि कहाँ पे क्या करेंगे, तो वो वैसी टीम काम करती है फिर उसमें। सर सब लोग मतलब आपकी टीम में ही हैं, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ बड़े केसेस या कहीं दूर के केसेस हैं तो उसके लिए आपको फ्रीलांस भी बाहर से कोई एजेंट हायर करना पड़ता है? हमारे 3 टाइप के तरीके होते हैं काम करने के। पहला तो ऑल ओवर इंडिया में हमारे खुद के एजेंट्स होते हैं जो हमारे पेरोल पे काम करते हैं, उनसे हम काम लेते हैं। दूसरा, जो शौकिया तौर पे इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं वो हमारे सोर्स बन जाते हैं, उनको हम इंटेलिजेंस पार्टनर बोलते हैं। तो वो एज अ इंटेलिजेंस पार्टनर हमारे साथ काम करते हैं। और जैसे आईबीसी कोई रिटायर हो गया, सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर रिटायर हो गया जो नॉन आईपीएस होगा, तो वो हमारे साथ जुड़ता है और अपने होम टाउन जाके काम करता है, और जब भी उसकी जगह का कोई केस आता है तो हम उसको हैंड ओवर करते हैं। एक्सक्लूसिवली वो हमारे लिए काम करेगा, वो किसी और एजेंसी के लिए काम नहीं करेगा। तो उस तरीके से वो हमारे लिए काम करता है और हम जो पेमेंट उस केस की बनती है उसको दे देते हैं। तो ये बेसिकली सेटअप होता है हमारा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और अब मुझे लगता है कि हमें हमेशा से ये लगता रहा है कि यार जो जासूस होते हैं ना, बड़े ख़तरनाक से लोग होते हैं, कि ये अगर आपके पीछे लग गए या ये कहीं भी हैं तो समझो वहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक सोसाइटी को उसका आईना भी तो दिखा रहे हैं, क्योंकि वो खुद से तो कुछ गलत कर नहीं रहे हैं, वो आपको आईना दिखा रहे हैं कि जो सोसाइटी है या जैसा वो इंसान है उन्होंने दिखा दिया कि लो ये ऐसा है, या इसकी ये हरकतें हैं, या इसकी ये रिपोर्ट है। तो एक्चुअली वो एक हमारे समाज में एक आईने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें उन लोगों को बहुत रिस्पेक्टफुली देखना चाहिए, और वो आपकी आंखों से पट्टी उतार रहे हैं कि हो सकता है कि आप किसी पे ट्रस्ट कर रहे हो और आपको पता है वो इंसान गलत है, या आपको नहीं पता कि वो इंसान गलत है, तो वो आपकी आंखों की पट्टियाँ उतारने का भी काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही, मुझे तो लगता है कि बड़ा अच्छा काम है और बहुत रिस्पेक्टफुल ये जॉब है। तो प्लीज़ आप भी अगर इन फ्यूचर कभी डिटेक्टिव या जासूस को हमेशा से उस रिस्पेक्ट से ही देखें
जितना आप बचपन में सोचते कि यार मुझे जासूस बनना है, जितना आप खुशी से तब सोचते कि यार मुझे भी करना, बड़ा एक्साइटेड सी जॉब है, क्योंकि हर किसी 90% लोगों ने सोचा था। लेकिन अब क्या हुआ कि खुद बन नहीं पाए, तो फिर सोचने लगे कि जो चीज़ हमें नहीं मिलती है, हम उस चीज़ को ना थोड़ा सा उस नज़र से देखने लगते हैं कि यार नहीं वो बेकार है, या नहीं यार वो ठीक नहीं कर रहे हैं, यार वो लोग सामने वाले से ही पैसे ले लेते हैं, मतलब वो फिर हम कमियां निकालने लग जाते हैं, जबकि हमारा खुद का कोई ऐसा सच एक्सपीरियंस हुआ नहीं होता। बस हम खुद से ही एक माइंड अप कर लेते हैं कि दो चार लोगों ने बोल दिया, हमने भी बोल दिया। हाँ, अगर आपको कभी लगता है कि आपने किसी चीज़ को देखकर आँख पे पट्टी बांध रखी है और आपको लगता है कि मुझे इस बारे में जानना चाहिए, तो आप प्लीज़ सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सर की टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ ये मान करके कि आप जो सोच रहे हैं तो ठीक है, आप सही सोच रहे होंगे, केस है ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपकी गलतफ़हमी है तो पहले आपकी ये देखा जाएगा कि आपकी कहीं गलतफ़हमी तो नहीं है, उसको दूर किया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली यही कोशिश रहेगी कि आपकी लाइफ अच्छी हो और आपके साथ जो चल रहा है वो सब कुछ ठीक हो जाए। आप ये सोच रहे हो कि मुझे शक है और ये गलतफ़हमी, ये शक बना रहे और सामने वाला क्रिमिनल निकल जाए, सामने वाला मुझे धोखेबाज निकल जाए, ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ अच्छी बनाने के लिए इंटेंशन रहता है। थैंक यू सो मच सर। आप भी कुछ क्लाइंट को कुछ कहना चाहेंगे, कुछ लोगों को? मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ आपके ऑडियंस को। जैसे अभी आपने एक मुद्दे की बात की कि मतलब लोग क्या सोचते हैं। तो अभी कुछ समय पहले मैंने एक पॉडकास्ट किया था, तो एक रील बड़ी वायरल हुई उसमें। उसमें मैं अपने होस्ट को बता रहा हूँ, उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा मेरे से कि आप इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन करते हैं नहीं कि, तो ऐसे बातों से बात निकली। उन्होंने बोला थाईलैंड गए हो आप कभी? तो मैंने कहा मैं 19 बार थाईलैंड गया हूँ। हाँ। ठीक है, तो लेकिन मैं अपने खर्चे पे नहीं गया कभी। हाँ। तो मैंने ऐसे मैंने तो देखी वो वो रील। तो वो रील बड़ी वायरल होगी, 6 मिलियन से ज़्यादा उसमें हिट्स आए हैं और 50,000 से ज़्यादा उसमें मेरे ख्याल कमेंट ऐसा कुछ आए हैं। तो वो मैंने कमेंट पढ़े, वो तो बड़े वियर्ड कमेंट थे। हालांकि मुझे बुरे नहीं लगते कमेंट, लगता है कि चलो ठीक है, कोई देख रहा है, वो अपने हिसाब से कमेंट कर रहा है। बट मुझे लगा कि भाई लोगों को, मतलब लोग कई बार सोच के भी कमेंट नहीं करते। मैं अपने यूट्यूब चैनल, जो मेरा डिटेक्टिव गुरु चैनल है, उस पर मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। तो मैंने एक वीडियो बनाया डिजिटल फुटप्रिंट का। तो हम जब कोई कमेंट करते हैं तो अपना एक डिजिटल फुटप्रिंट वहाँ छोड़ते हैं। तो जब हम एआई से आप अपने बारे में पूछते हैं कुछ, या मान लो आपके बारे में मैंने कुछ पूछा और आपने इस तरीके के कमेंट किए हुए हैं, तो एआई अपना दिमाग लगा करके अपना चीज़ें कस्टमाइज़ करके आपको बताता है कि ये बंदा कैसा है, क्योंकि वो आपके वो कमेंट को भी शामिल करता है। हालांकि कमेंट बताएगा नहीं कि आपने ये कमेंट किया, लेकिन वो उस तरीके का माइंड मेकअप करता है, उस तरीके का आपका एक करेक्टराइजेशन करता है, क्योंकि आपने एक डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ दिया। तो उसमें लोगों ने मेरे बारे में लिखा कि कितना कमीना आदमी है और मतलब कितना घटिया आदमी है, लोगों को फॉलो कर रहा है और इसकी बीवी कहीं और जा रही होगी, 19 बार वो भी कहीं गई होगी, ब्ला ब्ला ब्ला। मेरे को बड़ा मज़ा आया पढ़ने में। लेकिन मैं सोचता हूँ कि यार इतना दिमाग कहाँ से लाते हो आप? ठीक है, मैंने एक प्रॉब्लम एड्रेस की कि लोग थाईलैंड किसी ने लिखा थाईलैंड बहुत सुंदर देश है, आप उसको गंदा कर रहे हो। भाई मैंने क्या गंदा किया? करेक्ट। मैंने तो भाई मैं वहाँ पे विज़िट किया और मैंने कभी मतलब अपने खर्चे पे, जब मैं कह रहा हूँ कि अपने खर्चे पे नहीं गया, तो इट मीन्स कि मेरे को क्लाइंट मिले और क्लाइंट ने मुझे केस दिए और मैं उनको इन्वेस्टिगेट करने गया, मैं एक पर्पज़ के लिए गया। ठीक है ना? तो इसमें गलत क्या किया मैंने गंदा कहाँ किया? गंदा तो उन लोगों ने 19 लोगों ने किया जो ऐसा सोच के गए। करेक्ट। ठीक है ना? तो भाई आप जो इंडियंस वहाँ जाते हैं, ठीक है, वो किस लिए जाते हैं वहाँ पे? एक ही चीज़ के लिए जाते हैं जनरली। ठीक है, लेकिन आप देखो ओवरऑल जो उसने लिखा कमेंट में, मेरा भी ये मानना है कि जो थाईलैंड है बहुत सुंदर कंट्री है, तो लेकिन लोगों ने वाट लगा रखी है पूरी की पूरी। ठीक है ना? तो मैं कहता हूँ कि भाई क्यों इतना स्ट्रेस लेना? करेक्ट। भाई मैं अपना एक पेशा है मेरा, मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो अगर कोई गलत करेगा मैं उसको पकड़ लूँगा, अगर उसका कोई आएगा मेरे पास। अदरवाइज मैं हर किसी को थोड़ी पकड़ने जा रहा हूँ। हाँ, अगर तुम सब मैं पुलिस थोड़ी हूँ कि मैं तुम गलत कर रहे हो मैं तुम्हें पकड़ रहा हूँ। मैं तो तब पकड़ूंगा जब तुम्हारा कोई पेरेंट्स या तुम्हारी वाइफ या तुम्हारा हस्बैंड वहाँ पे आके मेरे को केस देगा। तो कई बार इस तरीके के कमेंट जो है थोड़े से
आप, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कमेंट पढ़ने में, लेकिन आपके करैक्टर को बताते हैं कि आप किस तरीके के इंसान हैं। Correct. ठीक है, किसी ने लिखा कि इसका थाईलैंड में बैन कर देना चाहिए आने का है, बहुत आप कमेंट पढ़ोगे तो बड़ा वो बड़ा वही है मजा कि- आएगा। सर वो वही लोग हैं जो शायद खुद सोच रहे हैं कि यार हमें भी जाना था एक बार, अब हाँ। ये हमारा पीछा करता हुआ बिल्कुल ना बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल जो शादियों का माहौल है, जो शादियाँ जिस तरीके से हो रही हैं और जिस तरीके से डिवोर्स हो रहे हैं, जिस तरीके से सेपरेशन हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शादी से पहले जांच है ज़रूरी। मेरा ये एक स्लोगन है, शादी से पहले जांच है ज़रूरी। किसी की भी शादी हो रही है, वो चाहे लव मैरिज कर रहा है चाहे अरेंज मैरिज कर रहा है, उनको एक बार किसी भी प्राइवेट डिटेक्टिव से मिलना चाहिए। मिल के अपने पार्टनर की थोड़ी बहुत ही तहकीकात ज़रूर करनी चाहिए, ताकि आप शादी करने से पहले, क्योंकि हमारे यहाँ पे डिवोर्स जो है बहुत पेनफुल सिचुएशन हो जाती है डिवोर्स लेना किसी से भी। तो डिवोर्स आप इतनी जल्दी ले नहीं सकते हो। तो अगर आपने शादी करनी है तो बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, और सारे एस्पेक्ट्स देखते हुए, सारी चीज़ें देखते हुए, सारी चीज़ें मेजर करते हुए तब आपको शादी करनी चाहिए। और एक अंतिम बात जो मैं आपके ऑडियंस से कहना चाहता हूँ, आजकल साइबर फ्रॉड बहुत बढ़ गए हैं, इनसे अवेयर रहने की ज़रूरत है। रेस्टोरेंट स्कैम्स हो रहे हैं, लड़कियां डेटिंग ऐप पे अपना प्रोफाइल बनाती हैं, लड़के डेटिंग ऐप पे प्रोफाइल बनाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां आपको मिलेंगी, लड़के उनको डेट करने की सोचते हैं, वो कॉफ़ी शॉप में बुलाती हैं, कॉफ़ी शॉप में एक लंबा चौड़ा बिल आ जाता है, फिर आपका कटता है और फिर आप सोचते हो कि लो जी ये लड़की गलत थी, वो थी। लेकिन आपको, अगर आप किसी डेटिंग ऐप पे हो तो आपको इससे सावधान रहना चाहिए। जो 18 से 25 साल की लड़कियां वो इस तरीके से कौन करती हैं, रेस्टोरेंट स्कैम करके, और जो 25 साल से 35 साल की लड़कियां हैं वो इन्वेस्टमेंट स्कैम करती हैं। हाँ, वो आपसे लंबी दोस्ती करेंगी, बातें करेंगी, फिर आपको किसी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगी, इन्वेस्टमेंट करवाने की सोचेंगी, आपसे पहले पूछ लेंगी आप काम क्या करते हो, बिजनेस क्या करते हो। जब उनको पता चल जाएगा कि आपके पास पैसा वैसा है तो फिर वो आप बात आगे बढ़ाएंगी। जब पता चल गया कि आपके पास कुछ नहीं है तो वो आपको ब्लॉक कर देंगी। तो आप उस स्कैम से बच के रहो। ये 2 स्कैम जो हैं बहुत पॉपुलर हैं आज की डेट में, और डेटिंग ऐप पे हो रहे हैं। और जो शादी के भी ऐप बने हुए हैं, जैसे शादी.com है, जीवनसाथी.com है, भारत मैट्रिमोनियल.com है, इसमें भी बहुत सारे प्रोफाइल्स ऐसे बने हुए हैं जो इसी तरीके के फ्रॉड करते हैं। हाँ। तो इनसे बच के रहने की ज़रूरत है, आँखें और कान खोल के रखने की ज़रूरत है, और जो आप डिज़र्व करते हो वैसे ही पार्टनर से आप दोस्ती करने की कोशिश करो, डेट करने की कोशिश करो, शादी करने की कोशिश करो। बहुत अगर आप फ्लैशी कोई प्रोफाइल देखते हो तो समझ लो कि वो फ्रॉड हो सकता है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आप आए हमारे पॉडकास्ट में। आपको और भी कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट करना, अच्छे कमेंट, क्योंकि अगर आप गलत लिख रहे हो तो आप खुद ही गलत हो फिर तो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।